हसदेव अरण्य क्षेत्र हाल ही में कोयला खनन विरोध के लिए चर्चा में था। कथनों पर विचार करें और सही कूट संयोजन का चयन करें। 1. हसदेव अरण्य क्षेत्र झारखंड में स्थित है और अपने कोयला भंडार के लिए जाना जाता है। 2. हसदेव अरण्य हसदेव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है, जो दामोदर नदी की एक सहायक नदी है। 1 केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D उपरोक्त में से कोई नहीं। D उपरोक्त में से कोई नहीं। हसदेव अरण्य क्षेत्र हाल ही में कोयला खनन विरोध के लिए चर्चा में था। हसदेव अरण्य हसदेव नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है और उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। हसदेव नदी महानदी की एक सहायक नदी है, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हसदेव वन हसदेव नदी पर बने हसदेव बांगो बांध के लिए जलग्रहण क्षेत्र भी हैं। इसके अलावा हसदेव अरण्य उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली समृद्ध जैव विविधता और हाथियों के लिए एक बड़े प्रवासी गलियारे की उपस्थिति के कारण वन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हैं। उद्यम सखी पोर्टल के बारे में कथनों पर विचार करें और सही कूट संयोजन का चयन करें। 1. उद्यम सखी पोर्टल को वित्त मंत्रालय के तहत 2018 में लॉन्च किया गया था। 2. यह पुरुषों और महिला उद्यमियों को सरकार की योजनाओं, नीतियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने का एक मंच है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। उद्यम सखी पोर्टल को मौजूदा और संभावित महिला उद्यमियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME की वित्तीय योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था। उद्यम सखी पोर्टल से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक मंच है। 1. MSME मंत्रालय अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की वित्तीय योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट CGTMSE, मुद्रा आदि। 2. MSME मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की नीतियां और कार्यक्रम। 3. व्यवसाय योजना तैयार करना। 4. देश के संबंधित राज्यों में MSME मंत्रालय के नोडल कार्यालयों, सहायक संगठनों का विवरण। 5. MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित समर्थित प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों आदि के बारे में जानकारी। वर्तमान राष्ट्रमंडल के संबंध में कथनों पर विचार करें। 1. वर्तमान राष्ट्रमंडल औपचारिक रूप से 1949 में लंदन घोषणा द्वारा गठित किया गया था। 2. यह दृढ़ता से स्थापित हुआ कि राष्ट्रमंडल में शामिल होने के लिए ब्रिटिश क्राउन के प्रति निरंतर निष्ठा शामिल थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन कीजिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D उपरोक्त में से कोई नहीं। A केवल 1, राष्ट्रों का वर्तमान राष्ट्रमंडल औपचारिक रूप से 1949 में लंदन घोषणा द्वारा गठित किया गया था, जिसने उक्त समुदाय का आधुनिकीकरण किया और सदस्य राज्यों को स्वतंत्र और समान के रूप में स्थापित किया। साथ ही साथ यह दृढ़ता से स्थापित हो गया कि राष्ट्रमंडल में शामिल होने से अब जरूरी नहीं कि ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा जारी रहे। 1949 की लंदन घोषणा के बाद से, जिसने आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना की, भारत ने 56 स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के इस स्वैच्छिक संघ में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।
राष्ट्रमंडल दुनिया की 1/3 आबादी को एक साथ लाता है, जिसमें इसकी कुछ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं और शहर शामिल हैं। राष्ट्रमंडल देशों के बीच निवेश और कम द्विपक्षीय व्यापार, लागत और साझा भाषा और कानूनी और आर्थिक प्रणालियों को राष्ट्रमंडल लाभ कहा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही विकल्पों का चयन करें। 1. ओमकारेश्वर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। 2. ओमकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे लंबा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है। 3. नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल की मैकाल पहाड़ी श्रृंखला में अमरकंटक नामक स्थान में है। 1 और 2, B 2 और 3, C केवल 3, D उपरोक्त सभी। केवल 3 ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर खंडवा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य बनाया जाएगा। इस फ्लोटिंग पावर प्लांट से 2022 से 23 तक लगभग 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसका निर्माण मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा रहा है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलकर पश्चिम की तरफ गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। मंदिर वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्पों का चयन करें। 1. 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी। 2. मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली का विकसित रूप 8वीं शताब्दी से देखने को मिलता है। 3. नागर स्थापत्य के मंदिर मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में निर्मित होते हैं। 4. मंदिर वास्तुकला की उत्तर भारतीय परंपरा के विपरीत अयोध्या का राम मंदिर बेसर शैली के अनुसार निर्मित किया जाएगा। A 1, 2 और 3, B 2, 3 और 4, C 1, 2 और 4, D उपरोक्त सभी। A 1, 2 और 3 6ठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी, लेकिन 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न भिन्न दिशाओं में विकास हुआ। यद्यपि 7वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई, परंतु इसका विकसित रूप 8वीं शताब्दी से देखने को मिलता है। नागर स्थापत्य के मंदिर मुख्यतः नीचे से ऊपर तक आयताकार रूप में निर्मित होते हैं। सामान्यतः उत्तर भारतीय मंदिर शैली में मंदिर एक वर्गाकार गर्भगृह, स्तंभों वाला मंडप तथा गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर से संयोजित होता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के अनुसार किया जाएगा।